जय हिंद साथियों, चहल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं 72वीं यानी कि 72nd बीपीएससी की तैयारी। और मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक पूरा ब्लूप्रिंट फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको ब्लूप्रिंट मिल ही चुका होगा कि किस तरीके से आप कम से कम समय में बीपीएससी जो 72वां है उसकी तैयारी कर सकते हो। तो जनवरी 2025 से हम लोग यहाँ करंट अफेयर को फॉलो करेंगे और धीरे धीरे करके प्रेजेंट टाइम तक लेकर के आएंगे। आप लोग अंत तक बने रहेंगे अगर आप लोग बीपीएससी क्लियर करना चाहते हो तो, क्योंकि एक एक पॉइंट, एक एक खबर, एक एक न्यूज आप सभी के लिए मैं छांट करके ले लाया हूं और चुन करके लिए लाया हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहली न्यूज आपकी क्या है। आप सभी को पता है शुरुआत किया गया है मेरे संग पहल, मेरे संग इनिशिएटिव, यानी कि आप सभी को बीपीएससी की टीम के साथ जुड़ना, बीपीएससी के लिए चहल एकेडमी की टीम के साथ जुड़ना है, जहां आप सभी को मार्गदर्शन मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आप लोगों को बताई जाएगी और यहां पर 100% श्योरिटी दी जा रही है कि आपकी सफलता निश्चित है अगर आप लोगों ने सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। तो पहला आप लोग देखोगे, वेयर वॉज द महाकुंभ मेला 2025 हेल्ड, यानी कि महाकुंभ मेला 2025 कहां आयोजित किया गया था। तो आप सभी को पता है यहाँ पे कि प्रयागराज में किया गया था और ये इतना बड़ा इवेंट था कि आप सब, इससे अगर सवाल आता है तो आप लोग लगा ही लोगे। लेकिन बच्चों यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें जो आपको जानने की जरूरत है। तो जनवरी से लेकर के, यानी कि आप देखोगे जनवरी, 13 जनवरी से लेकर के और 26 फरवरी के बीच में इसको आयोजन किया गया था। ठीक है बच्चे, अब आप लोग यहाँ पे देखोगे कि प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा था वो गंगा यमुना सरस्वती तीनों का जो संगम होता है ना, वहां पे लगाया जाता है। ठीक है बच्चे, गंगा यमुना सरस्वती तीन जो संगम होता है तीन नदियों का, वहां पर लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, गंगा यमुना सरस्वती, सरस्वती। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे आप लोग। तो दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है। तीसरा पॉइंट ये याद रखना है कि कुंभ, आपको महाकुंभ 4 जगह लगाया जाता है, यानी कि आप लोग एक देखोगे नासिक में देखोगे, ठीक है बच्चों, नासिक में देखोगे, उसके बाद आप देखोगे एक हरिद्वार में देखोगे, ठीक है बच्चों, हरिद्वार, उसके बाद आप एक देखोगे उज्जैन में, ठीक है, उज्जैन जो एमपी में है, महाकाल की नगरी, उज्जैन में आप लोग देखोगे, और अभी जहां पे लगा है तो प्रयागराज। क्लियर है बच्चों, प्रयागराज में आप देखोगे 4 जगह लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो महाकुंभ है इसे यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल साइट्स में शामिल कर लिया गया है। याद रखना बच्चों, यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल साइट्स में शामिल कर लिया गया है। अभी देखिए, यूनेस्को एक लिस्ट निकालता है, यूनेस्को एक लिस्ट निकालता है और उनकी लिस्ट निकालता है जो बहुत सारे देशों ने एप्लीकेशन भरे हैं। देखिए, एक लिस्ट बनाता है जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट कहलाती है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट कहलाती है, यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक, अमूर्त, याद रखना बच्चों, क्या कहते हैं हिंदी में इसको हम लोग, अमूर्त सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। अब ये क्या होता है, ये वो संस्कृतियां होती हैं या ये वो हमारे कल्चर होते हैं जिनको हम पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल करके रखते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी बचा करके रखते हैं। और ये जीवंत कल्चर होता है, जीवंत यानी कि एकदम पूरा भारतवर्ष इसको मना रहा है, सभी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस तरीके के कल्चर को हम लोग यहाँ पे शामिल करते हैं। तो हम लोगों ने अभी 2025 की बात करें तो दिवाली को और छठ पूजा को शामिल किया था। याद रखना आप लोग, हमने दिवाली को, छठ पूजा को, दिवाली और छठ पूजा को, ठीक है बच्चों, छठ पूजा को हम लोगों ने शामिल किया था। लेकिन सिलेक्शन हुआ था दिवाली का, यानी कि दिवाली किस लिस्ट में शामिल हो चुका है, तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। और आप देखोगे महाकुंभ को पहले ही कर लिया गया था। तो जिस महाकुंभ की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, उसको यूनेस्को, यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक लिस्ट जो होता है उसमें शामिल कर लिया गया है। अब 2025 की बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने नॉमिनेशन भेजा था दो त्योहारों का, एक दिवाली का और एक छठ पूजा का। तो दिवाली को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया गया है, तो दिवाली इंक्लूड की गई है और छठ पूजा को इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत से टोटल कितने अमूर्त सांस्कृतिक जो हेरिटेज है, कितने आइटम्स हैं यहाँ पे, तो भारत में देखो बच्चों पहले 15 थी और दिवाली मिला दी गई एक, तो अभी टोटल आप लोगों को 16 दिखाई देंगी। ठीक है, यानी कि 16 जो सांस्कृतिक त्योहार हैं ये हमारे शामिल हो चुके हैं यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में। ठीक है बच्चे, चलिए, तो आप लोग देखोगे इस तरीके से हम लोग
पूरे के पूरे साल के करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो करंट अफेयर जो 72nd बीपीएससी को ही हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग नोट्स जरूर बनाएंगे क्योंकि जो नोट्स हैं बच्चे यही आपके काम आने वाले हैं। चलिए बच्चे आगे देख लेते हैं, अगला जो न्यूज आती है, दिल्ली मेरठ के बीच 40 मिनट यात्रा समय के लिए कौन सा कॉरिडोर उद्घाटित किया गया था। ठीक है बच्चे, अभी देखिए यहां पर एक ट्रेन जो है ना, अभी एक नमो भारत ट्रेन लॉन्च की जा रही है, की गई है। नमो भारत, याद रखना, नमो भारत। ठीक है बच्चों, नमो भारत, भारत ये जो ट्रेन है ये वंदे भारत से अलग है और मेट्रो से भी अलग है। नमो भारत कैसे अलग है, देखिए जो वंदे भारत, नमो भारत, वंदे भारत होती है बड़ी डिस्टेंस के लिए होती है, जैसे कि दिल्ली से बनारस चल रही है इस तरीके से। ये होती है आपकी नमो भारत छोटे डिस्टेंस के लिए, यानी कि छोटी दूरी के लिए होती है। ठीक है बच्चे, आप लोग देखना, छोटी दूरी के लिए की जाएगी, है ना। तो नमो भारत लॉन्च किया जा रहा है कॉरिडोर पे। कॉरिडोर कहां से शुरू होगा, तो दिल्ली से लेकर के मेरठ के बीच में, दिल्ली से लेकर के मेरठ के बीच में, दिल्ली से मेरठ के बीच में एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ठीक है बच्चे, यहां पर ट्रेन चलाई जाएगी कौन सी, नमो भारत, और ये इस तरीके की पहली ट्रेन है। पहली ट्रेन इसलिए कि एक ऐसा ट्रेन है जो जिसके लिए एक ही प्लेटफॉर्म बनाया गया है, यानी कि जो आम ट्रेनें होती है ना बच्चों, जो आम रेल होती है, आम ट्रेन जो होती है ना, ठीक है, जो हम लोग जिन पर यात्रा करते हैं वो, और नमो भारत, नमो भारत का जो प्लेटफॉर्म होगा ना वो एक एक ही होगा। ये पहली बार हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली मेट्रो में जो मेट्रो चल रही है वो अलग प्लेटफॉर्म है उनके लिए, और ये आम ट्रेन है इनके लिए रेलवे स्टेशन अलग है। लेकिन यहाँ पे नमो भारत और जो आम ट्रेनें चल चल रही है हमारी, इनका प्लेटफॉर्म सेम ही होगा। वो बात अलग है कि नमो भारत की जो स्पीड होगी तकरीबन तकरीबन 160 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, याद रखना। और जो नॉर्मल ट्रेन है आम स्पीड पर चलती हैं। तो पहली बार ऐसे कॉरिडोर का स्थापना किया गया है जो कि एक ही स्टेशन पे दो तरीके की ट्रेनें को चलाएगी। ठीक है बच्चों, याद रखेगा। तो ये अनाउंसमेंट किया गया था जनवरी में, अनाउंसमेंट किया गया था जनवरी में, लेकिन अभी फरवरी में इसका उद्घाटन कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया है, याद रखना आप लोग, यानी कि इनॉग्रेशन कर दिया है। ठीक है बच्चों, याद रखना। और ये कितने समय का डिस्टेंस होगा, तो 40 मिनट का आप लोग यहाँ पे डिस्टेंस देखोगे, 40 मिनट। और किलोमीटर की बात करें तो कितना, तो 82 किलोमीटर का ये डिस्टेंस होगा। यानी कि यहाँ से जो दिल्ली से ट्रेन चलेगी मेरठ तक 82 किलोमीटर सफर तय करेगी, और ये 40 मिनट का सफर तकरीबन, 40 मिनट का सफर तकरीबन होगा समय के हिसाब से अगर बात करें। तो ये जो जिस पटरी पे चलेगी, जिस कॉरिडोर पे चलेगी, जिस पटरी पे चलेगी, जिस कॉरिडोर पे चलेगी, ठीक है, उस कॉरिडोर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, याद रख लेना, आरआरटीएस के नाम से जानते हैं, आरआरटीएस। तो भारत का पहला आरआरटीएस बनाया जा रहा है दिल्ली से मथुरा, दिल्ली से मेरठ तक। और आरआरटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, रीजनल, रीजनल यानी कि क्षेत्रीय, रैपिड यानी कि तेज, ट्रांजिट सिस्टम यानी कि एक शहर से दूसरे शहर में घुसने वाला। तो इंग्लिश में ही इसका फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को याद करना है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम इंग्लिश में ही दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, चलिए तो आप लोग देखोगे आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो आप लोगों से सवाल क्या क्या पूछा जा सकते हैं, आप लोगों से सवाल पूछा जा सकते हैं कि भारत का पहला आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी ने किया। कहां से कहां तक चलाएगी, तो दिल्ली से मेरठ के बीच में चलाएगी। कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 82 किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्लियर पॉइंट। या फिर आरआरटीएस का फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को बताना है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है बच्चे, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये भारत का पहला है, और इसको लॉन्च किसने किया है, याद रखना आप लोग कि एनसीआरटीसी यानी नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने ये पूरा का पूरा कॉरिडोर को विकसित किया है, यानी कि डेवलप किया है। क्लियर बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, वेयर was एरो इंडिया 2025 held and what was its theme। यानी एरो इंडिया 2025 कहां पर आयोजित हुआ और इसकी थीम क्या थी। तो एरो इंडिया क्या है सबसे पहले आप लोग देख लेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके का इवेंट है। एरो इंडिया एक एक्सपो है, एक्सपो यानी कि एग्जीबिशन। ठीक है, एक एक्सपो है, एक्सपो का मतलब क्या होता है बच्चों, एग्जीबिशन। ठीक है, एग्जीबिशन। अब एग्जीबिशन का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रदर्शनी है। क्या है ये, प्रदर्शनी है। ठीक है, देखना, प्रदर्शनी है। अब यहाँ पे किस चीज को प्रदर्शित किया जाएगा, तो जो भी हमारा
हवाई क्षेत्र से रिलेटेड जो कुछ भी होगा, डिफेंस वाली चीजें, ठीक है। जैसे कि देखेंगे आप लोग जेट, ठीक है, फाइटर जेट यहाँ पे डिस्प्ले किए जाएंगे। फाइटर जेट यानी कि काउंटर लगाए रहेंगे, ऐसे ऐसे काउंटर लगा हुआ है पूरा, तो कहीं पे फाइटर जेट दिख रहा है, कहीं पे लड़ाकू विमान दिख रहे हैं, इस तरीके की चीजें आप लोगों को दिखाई देंगी, ठीक है। कहीं पे आपको फाइटर जेट दिखाई दे रहा है, ठीक है, कहीं पे आपको हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके की जो रक्षा यानी कि रक्षा उपकरण, डिफेंस से रिलेटेड चीजों का एक क्या है, प्रदर्शनी है। और चीजों का मतलब हथियार नहीं, जो हवाई वाले जो हथियार हैं, जैसे कि प्लेन हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, जेट हो गए, ठीक है, जो आपका जो हवा में उड़ने वाले जो इस तरीके की चीजें चलती हैं, उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखोगे हेलीकॉप्टर, जेट जैसी चीजों को प्रदर्शन किया गया है, ठीक है। तो 2025 का कहां पर आयोजित किया गया है, तो आप देखोगे बेंगलुरु में आयोजित किया गया है, बेंगलुरु में आयोजित किया गया है, ठीक है। और बेंगलुरु में कहां पर आयोजित किया गया है, कौन से एयरफोर्स स्टेशन पे, तो येलाहांका एयरफोर्स स्टेशन पे किया गया है। ये जो प्रदर्शनी है येलाहांका, ठीक है बच्चों, येलाहांका, येलाहांका जो एयरफोर्स स्टेशन है, ठीक है बच्चे, एयरफोर्स स्टेशन है। यहां पर आप लोग देखोगे एयरफोर्स स्टेशन है, यहां पर देखोगे कि इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो अब इसकी थीम के बारे में बात कर लेते हैं, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। इसकी थीम बच्चे इंग्लिश में ही है। द रनवे, रनवे क्या होता है, जिस पर जो प्लेन्स उतरती हैं, चलती है ना, रनवे। तो ये हम क्या बात करें, एयरफोर्स स्टेशन पर ही हो रहा है सारा कुछ। तो एयरफोर्स स्टेशन का जो रनवे है, जहां पे सारे स्टॉल्स वगैरह लगाए गए हैं, इस तरीके की चीजें लगाई गई हैं, तो आप देखोगे द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, यानी कि ये जो प्रदर्शनी लगाया गया है, यहाँ पे कौन कौन आएंगे, तो बहुत सारे निवेश करने वाले लोग भी आएंगे। निवेश का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग आएंगे। किसी को लगा अरे अरे ये वाला जेट बढ़िया है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर देगा, ठीक है। बहुत सारे स्टार्टअप्स वाले भी आएंगे, ठीक है, स्टार्टअप्स वाले भी आएंगे, जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया इस फील्ड में, तो वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, उनको टेक्नोलॉजी मिलेगी। तो ये कई मिलियन बिलियन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर का माध्यम दिखाई दे रहा है, ठीक है बच्चे। चलिएगा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है इसको, और एशिया का यूं कह लो सबसे बड़ा एरोस्पेस शो है, ठीक है बच्चों, जो हो चुका है बेंगलुरु में, ठीक है। और ये लहंगा जो एयरफोर्स स्टेशन है, वहां पर इसको कंडक्ट किया गया है। चलिए बच्चे, अब देख लेते हैं कि एक व्हाट वाज द नेम ऑफ द सीबीआई पोर्टल टू लॉन्च फॉर रियल टाइम इंटरपोल कोऑर्डिनेशन। अभी देखिए क्या होता है कि क्रिमिनल क्राइम करके भाग जाता है विदेशों में, है ना, विदेशों में। तो विदेशों में एक पुलिस है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरपोल बोलते हैं, ठीक है बच्चों, इंटरपोल कहते हैं, इंटरपोल, यानी कि इंटरनेशनल पुलिस को इंटरपोल कहते हैं। अब ये भारत की पुलिस है, अब ये भारत की पुलिस है। मान लीजिए कि भारत से कोई क्राइम करके चला गया किसी फॉरेन में, तो वहां पे इंटरनेशनल पुलिस से कांटेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, तो एक लंबा समय लग जाता था, बहुत ही लंबा समय लग जाता था। लेकिन अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया गया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसको हम लोग भारत पोल बोलते हैं, यानी कि भारत पुलिस, जैसे इंटरनेशनल पुलिस है इंटरपोल, वैसे ही भारत पुलिस है भारत पोल, ठीक है बच्चों। भारत पुलिस क्या है, भारत पोल, आप लोग यहाँ पे देखोगे भारत पुलिस क्या है, तो भारत पोल आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है बच्चे, भारत पोल आप लोगों को दिखाई देगा। चलिए, ये चीज आप लोगों को दिखाई दी। अब आप लोग यहाँ पे क्या देखोगे कि भारत पोल क्या है, भारत पोल डायरेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा किससे, इंटरपोल में, और वो भी कौन सा संपर्क, तो रियल टाइम संपर्क करेगा, रियल टाइम कांटेक्ट करेगा, ठीक है बच्चों। रियल टाइम कांटेक्ट का मतलब क्या होता है, वास्तविक, ठीक है बच्चों, वास्तविक समय, वास्तविक समय का मतलब क्या होता है, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट, अब भी संपर्क किया, अब भी वहां से रिस्पॉन्स आ जाएगा, इसको ऑन द स्पॉट वास्तविक समय बोलते हैं, रियल टाइम कांटेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अब कोई भी भारत से कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी जो अपराधी भाग करके जाएगा, सीधा भारत इंटरपोल को कांटेक्ट करेगा, और किसके जरिए करेगा, भारत पोल के जरिए, भारत पोल के जरिए सीधा इंटरपोल को कांटेक्ट करेगा, इंटरपोल फटाफट उसी टाइम यहां पर रिस्पॉन्स करेगा। क्लियर है बच्चों, याद रख लेना। तो ये इंपॉर्टेंट सारी सारी न्यूज है। अब इसको लॉन्च किसने किया है, तो सीबीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, सीबीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और भारत का, और इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल जो इंटरनेशनल लेवल पे हम आप बता चुका हूं। तो भारत की इंटरपोल नोडल एजेंसी सीबीआई है, और इंटरपोल का मुख्यालय आप लोग देखोगे लियोन फ्रांस में दिखेगा, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज। देखिए बच्चों, जितनी भी सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। अभी देखिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज, भारत ने कितने किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क का आंकड़ा पार कर लिया है।
तो इसमें आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि 1000 किलोमीटर का पूरा नेटवर्क पार कर लिया गया है, ठीक है, नेटवर्क पार कर लिया गया है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले जो मेट्रो चलाई गई थी भारत में, कहाँ चलाई गई थी, तो आप देखना कोलकाता में चलाई गई थी, ठीक है बच्चों, कोलकाता में चलाई गई थी। और दिल्ली में कब चलाई गई थी बच्चों, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 2002 में दिल्ली में चलाई गई थी, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, इसमें इतना ही है। आगे देखते हैं, अगला जो आपका न्यूज आता है, क्वेश्चन आता है, वो क्या है, विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर, यानी भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर किस राज्य ने शुरू किया है। यानी कि फिशरीज क्लस्टर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना आप लोग। पहली बात तो एक ऑर्गेनिक फिशरीज का मतलब क्या होता है, हम लोग जो जैविक तरीके से मछली पालन करेंगे, याद रखना, जैविक तरीके से मछली पालन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, जैविक तरीके से मछली पालन, जैविक मछली पालन। अब इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका क्या मतलब है, जैविक मछली पालन, इसका क्या मतलब है। अब ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। जैविक मछली पालन का मतलब क्या होता है कि बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल के मछली पालन करेंगे, ठीक है बच्चों, बिना किसी केमिकल का, बिना किसी केमिकल का मछली पालन, ठीक है, किसी केमिकल का, बिना किसी केमिकल का हम लोग क्या करेंगे, मछली पालन करेंगे, ठीक है बच्चों, बिना किसी केमिकल का हम लोग मछली पालन करेंगे, ये बात याद रख लेना। तो इस तरीके का एक पूरा फार्म तैयार किया गया है, और भारत का पहला ऐसा फार्म है जो कि सिक्किम में तैयार किया गया है, ठीक है बच्चों, सिक्किम में तैयार किया गया है। तो पूर्ण रूप से जैविक राज्य, आपको पहले से ही पता है सिक्किम पूर्ण रूप से जैविक है, तो यहाँ मछली पालन भी जैविक रूप से अब किया जा रहा है, ठीक है, याद रखना। और एक स्कीम जो चलाई गई थी, प्रधानमंत्री मत्स्य मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री, इसके तहत किया गया है, प्रधानमंत्री मत्स्य, ठीक है, मत्स्य संपदा योजना, ठीक है बच्चों, संपदा योजना, योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है बच्चे, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तो ये जो योजना बनाई गई है बच्चों, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, इसी योजना के तहत सिक्किम ने ये अपना एक इनिशिएटिव शुरू किया है। चलिए आगे देख लेते हैं बच्चे। अब देखेंगे, हाउ मच कैशलेस ट्रीटमेंट वाज प्रोवाइडेड फॉर रोड एक्सीडेंट सर्वाइवर। अभी देखिए, एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका नाम था राहत, जिसका नाम था राहत, ठीक है, ये अभी लॉन्च की जा चुकी है, की जा चुकी है, यानी कि अभी अमित शाह ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया है, कर दिया है, लेकिन मतलब अभी शुरू हो चुकी है स्कीम, लेकिन जनवरी में इसको अनाउंस किया गया था 2025 की, अभी लागू हो चुकी है। तो राहत क्या है, ध्यान से सुनिएगा, राहत का फुल फॉर्म क्या होता है, रोड एक्सीडेंट, ठीक है बच्चों, रोड एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, ठीक है, आर से रोड और ए से एक्सीडेंट, ए से एक्सीडेंट जिसका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, एक्सीडेंट विक्टिम, रोड एक्सीडेंट विक्टिम, ठीक है बच्चों, याद रखना, विक्टिम का मतलब क्या होता है, जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है। तो आर से रोड और ए से एक्सीडेंट विक्टिम, एच से हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि उसको हॉस्पिटल में ले जाना, हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है बच्चों, हॉस्पिटलाइजेशन। उसके बाद हम यहां बात करते हैं एच, ठीक है, एच से हो गया, ए से अश्योर्ड, ए से अश्योर्ड यानी कि 100%, और टी का मतलब होता है ट्रीटमेंट, टी का मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए है। तो रोड एक्सीडेंट विक्टिम, हॉस्पिटलाइजेशन, अश्योर्ड, ट्रीटमेंट, ये राहत का फुल फॉर्म है। इसमें क्या बोला है हमारे अमित शाह जी ने कि 1.5 लाख तक का अश्योर्ड इलाज होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग देखते हैं कि रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो एक्सीडेंट के 1 घंटा जो होता है ना, उसको हम लोग गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं, गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं। ये गोल्डन आवर जो है ना, ठीक है, इसके अंडर में अगर गोल्डन आवर में अगर पहुंचा दिया गया किसी भी व्यक्ति को हॉस्पिटल, तो उसको जान बचाई जा सकती है। तो गोल्डन आवर में उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना काम है फिलहाल, तो याद रखना, ठीक है, हॉस्पिटल तक गोल्डन आवर में पहुंचाना। तो पहले लोग जब पहुंचाते थे तो पहले फॉर्म भरो, पैसा जमा करो, तो कोई आम इंसान नहीं पहुंचाता था, इसलिए क्या बोल दिया गया कि अभी देखिए, जो गोल्डन आवर में जो बंदा पहुंचाएगा ना, उसको जो पहुंचाएगा उसको हम लोग अच्छा राहगीर के नाम से जानेंगे, क्या, अच्छा राहगीर के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, ठीक है बच्चों, अच्छा राहगीर के नाम से उसको हम लोग जानेंगे। ये पॉइंट आप लोग पहले ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे कि अब जो लेकर के हॉस्पिटल जाएगा, ठीक है, उसको कोई भी कैश नहीं देना है, यानी कि जैसे मान लो एक्सीडेंट हो रखा है किसी का, मैं हॉस्पिटल ले जा रहा हूं, तो मुझसे कोई कैश नहीं मांगेगा। अब 1.5 लाख तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा, 1.5
1.5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 7 दिन तक किया जाएगा। अब ये एक्सीडेंट वाकई में हुआ है कि नहीं हुआ है, 24 घंटे में पुलिस उसका वेरिफिकेशन भी कर देगी। कई बार होता है ना कि फ्रॉड हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया कि भैया तुम लेके आ जाना केस मेरे पास झूठ मूठ का, और मैं बना दूंगा, तुम्हें 1.5 लाख रुपए डॉक्टर को मिलेगा, वो 1.5 लाख रुपए सभी मिल करके बांट लेंगे। ठीक है बच्चों, याद रखना आप लोग। तो अभी आप लोग देखना ये सारे का सारा जो सिस्टम है, ये राहत है किसने चलाया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यानी कि मॉर्थ द्वारा लागू किया गया है गोल्डन आवर उपचार सुनिश्चित करने के लिए। गोल्डन आवर का मतलब 1 घंटे का समय जब एक्सीडेंट होता है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तो आ जाता है, वेयर वॉज द मेमोरियल ऑफ प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी का जो मेमोरियल है कहां पे सेट किया गया है। मेमोरियल का मतलब क्या होता है, उनकी याद में हमने एक स्मारक बनाया हुआ है वो। तो अभी देखिए राजघाट कॉम्प्लेक्स में है। ठीक है, जो हमारे 13वें राष्ट्रपति थे, प्रणब मुखर्जी हमारे 13वें राष्ट्रपति थे। ठीक है बच्चों, याद रखना, राष्ट्रपति थे। इन्हें भारत रत्न मिला था, इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था और 2019 में किया गया था। ठीक है बच्चे, याद रखना, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 2019 में सम्मानित किया गया था। तो वेयर वॉज द मेमोरियल फॉर प्रणब मुखर्जी सेटअप। प्रणब मुखर्जी का मेमोरियल कहां पे सेटअप किया गया है उनके देहांत के बाद, तो राजघाट, याद रखना, राजघाट कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में सेटअप किया गया। 13वें राष्ट्रपति थे, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, राजघाट परिसर राष्ट्रीय स्मारकों का केंद्र, यानी कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स यहाँ पे, लीडर्स का स्मारक यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है बच्चे, चले तो प्रणब मुखर्जी का जो स्मारक है राजघाट कॉम्प्लेक्स में बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द चीफ गेस्ट एट, हु वॉज द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट कौन था। ठीक है, कौन था 2025 के रिपब्लिक डे के अवसर पर। आप सभी को पता है, जब भी हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो एक इंटरनेशनल लेवल पे कोई ना कोई चीफ गेस्ट आता ही आता है। ठीक है, चीफ गेस्ट हम लोग बुलाते ही बुलाते हैं, यानी कि यहाँ पे मुख्य अतिथि बुलाते हैं। ठीक है बच्चों, मुख्य अतिथि हम लोग बुलाते हैं। ठीक है, तो 2025 वाला मैं आपको 2026 भी बताऊंगा, लेकिन 2025 वाला आप लोगों को बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो भारत के 2025 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे, तो प्रभावो प्रभुवो सुबियांतो, प्रभुवो सुबियांतो, याद रखना। ठीक है, कौन थे ये, इंडोनेशिया के क्या थे, राष्ट्रपति। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में हम इनको जानते हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं। तो जो 2025 वाला जो गणतंत्र दिवस था उसमें हमने इनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था, ताकि इंडोनेशिया के साथ हमारे संबंध काफी ज्यादा मजबूत हो जाए। अब देख लेते हैं 2026 की बात कर लेते हैं। ठीक है, 2026 की बात कर लेते हैं। 2026 में हमने किसको बनाया था, तो याद रखना, यूरोपियन यूनियन। ठीक है बच्चों, क्या, यूरोपियन, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, तो ये यूरोपियन यूनियन, तो इसी का, इसके दो पार्ट है, एक यूरोपियन यूनियन कमीशन और एक यूरोपियन यूनियन काउंसिल। ठीक है बच्चों, याद रखना, एक यूरोपियन यूनियन कमीशन, ठीक है बच्चों, कमीशन यानी कि आयोग जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, आयोग, यूरोपियन यूनियन आयोग, और एक यूरोपियन यूनियन काउंसिल यानी कि परिषद, काउंसिल यानी कि परिषद। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पद हैं। तो ये यूरोपियन यूनियन कमीशन की जो हेड थी, ठीक है, उर्सुला वॉन देर लियेन। ठीक है, क्या नाम है उनका, उर्सुला, उर्सुला, ठीक है बच्चों, उर्सुला वॉन वॉन देर लियेन, देर लियेन, ये जो है, ठीक है, उर्सुला वॉन देर लियेन, ये आई थी 2026 वाले जो हमारा गणतंत्र दिवस था उस पर चीफ गेस्ट बनके। और यूरोपियन यूनियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट थे, काउंसिल परिषद के, ठीक है, एंटोनियो कोस्टा जिनका नाम था, एंटोनियो, एंटोनियो कोस्टा जिसका नाम था। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों जने आप लोगों को दिखाई देंगे आए हुए। तो 2025 और 26 दोनों मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। ठीक है बच्चों, 2025 में आप लोग देखोगे प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, और यूरोपियन यूनियन के दो इंपॉर्टेंट लीडर जिनका नाम है, एक तो उर्सुला वॉन देर लियेन, और जो कि काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, और काउंसिल के नहीं, कमीशन के प्रेसिडेंट हैं, यूरोपियन यूनियन कमीशन के प्रेसिडेंट, यानी कि आयोग के प्रेसिडेंट आप लोग कहोगे। ठीक है, अध्यक्ष, और काउंसिल यानी परिषद के आप लोग देखोगे एंटोनियो कोस्टा को। ठीक है बच्चे, इन लोगों के साथ मुलाकात भी किया गया है 26 जनवरी को, और 26 जनवरी को तो खैर परेड में शामिल हुए थे ये लोग, 27 जनवरी को इन लोगों के साथ मुलाकात किया गया है और एग्रीमेंट साइन किया गया है। एग्रीमेंट का नाम है मुक्त व्यापार समझौता, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है बच्चे, चलिए, विच ट्रेन वॉज फ्लैग्ड, ठीक है, याद रखना, कौन सी ट्रेन को चलाया गया, फ्लैग्ड ऑफ अंडर द प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना। अभी देखिए, प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना क्या है, प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना क्या है। जितने भी, एक तो पहले आप लोग देखोगे प्रवासी भारतीय दिवस क्या होता है। ठीक है बच्चों, 9 जनवरी को हम लोग हर साल मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी का मतलब क्या होता है, प्रवासी
प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मनाते हैं, ठीक है, याद रखना। भारतीय दिवस अपन लोग मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं, ठीक है, 9 जनवरी को। 9 जनवरी को इसमें हम लोग क्या किसको सम्मान देते हैं? वो लोग जो कि भारत के हैं लेकिन विदेशों में रह रहे हैं। अब उनको सम्मान इसलिए देते हैं बच्चे कि वो लोग हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो लोग जब बाहर से पैसा भेजते हैं तो अर्थव्यवस्था में बहुत सारा फॉरेन करेंसी आता है, विदेशी मुद्रा आती है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे अर्थव्यवस्था में। तो आप देखोगे यहाँ पे बच्चों, ठीक है, कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है बच्चों, याद रखना। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है बच्चों, याद रखना एक एक चीज, ठीक है। तो उनको सम्मान दिया जाता है। तो अभी 2018-19 में एक स्कीम चलाई गई, ठीक है, प्रवासी तीर्थ दर्शन, याद रखना 2018-19 में जो अभी भी चल रही है। ये चलाया गया कि जो व्यक्ति जो विदेशों में रह रहे हैं और तकरीबन 45 साल से ऊपर उनकी उम्र है, ठीक है, 45 साल की एज से उनकी ज्यादा उम्र है, तो उन सारे उन सारे व्यक्तियों को भारत में बुलाया जाएगा और दर्शन के लिए, कि देखिए वो लोग उनके माँ बाप के साथ चले गए थे, या फिर यूं समझ लीजिए कि उनके माँ बाप बहुत पहले लेके चले गए थे, सेटल हो गए थे वहां पे, और गरीब हैं, नहीं आ सकते भारत में अपने देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए, हमारी संस्कृति को फील करने के लिए, हमारी संस्कृति को देखने के लिए, वो घमंड वो गर्व महसूस करने के लिए कि भाई ये भारत की संस्कृति है। तो उन लोगों के लिए एक ट्रेन चलाई गई है, और वो मुफ्त ट्रेन है, ठीक है बच्चों, प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस कहलाती है, प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस। तो उन सभी को इसी ट्रेन में बिठा करके दर्शन कराया जाएगा। ये डेस्पोरा जुड़ाव को मजबूत करता है। डेस्पोरा उन लोगों को कहते हैं जो कि भारत के हैं लेकिन विदेशों में काफी समय से रह रहे हैं। चलिए बच्चे आगे देख लेते हैं। विच टनल बूस्टेड कनेक्टिविटी बिटवीन द कश्मीर एंड लद्दाख? कश्मीर और लद्दाख के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक सुरंग बनाई गई है, ठीक है, एम मोर सुरंग, एम जेड मोर, ठीक है बच्चों, जेड मोर सुरंग बनाई गई है। जेड मोर तकरीबन तकरीबन 6.5 किलोमीटर दूर आप लोगों को दिखाई देगा, 6.5 किलोमीटर दूर आपको दिखाई देगी, और ये टू वे टनल आपको दिखाई देगी, टू वे सुरंग है, ठीक है बच्चों, टू वे सुरंग है, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने का एक सुरंग बनाया गया है, जो किसी भी मौसम में चलेगा। कई बार होता है ना, सुरंग सर्दियों में बर्फ आती है तो जम जाती है, ब्लॉक हो जाती है, नहीं, ये हर तरीके से चलेगा, आप लोग याद देखना, ठीक है। तो श्रीनगर से लेह वाले जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उन पर ये स्थित है, और लद्दाख और कश्मीर को जोड़ेगा, कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करता है। चलिए बच्चे आगे देखते हैं। अगला आता है आपका, व्हाट सिस्टम was launched in Assam to enhance inland waterway safety? अभी देखिए, जो आप देखोगे आसाम में ना एक पहल चलाई गई है, और ये कैसी पहल है? जो इनलैंड वाटरवे यानी जो समुद्री रास्ते हैं, जो नदियों से गुजरने वाले रास्ते हैं, है ना, पानी वाले, वहां पे लूटपाट बहुत ज्यादा होती है, चोरी चकारी बहुत ज्यादा होती है। तो और नो डाउट, ठीक है, बॉर्डर की तरफ से भी काफी ज्यादा खतरा आप लोगों को दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि उस पूरे एरिया की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो असम ने, ठीक है, अंतर्देशीय अंतर्देशीय जल मार्ग सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सी प्रणाली को लॉन्च किया है? तो आप देखोगे, तो आप यहाँ पे प्रणाली देखोगे, नेशनल रिवर, याद रखना, नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम, एनआरटीएनएस, एनआरटीएनएस सिस्टम को लॉन्च किया गया है, एनआरटीएनएस सिस्टम, ठीक है बच्चों, एनआरटीएनएस सिस्टम को लॉन्च किया गया है। अब ये देखिए, सुरक्षा कई तरीके की हो सकती है, अटैक भी हो सकता है, चोरी चकारी भी हो सकता है, या आपस में टकराने का भी हो सकता है, क्योंकि अब ये जितने भी शिप्स होते हैं ना, इनको पानी में रास्ता थोड़ी दिखाई देता है, ये तो नेविगेशन से चलते हैं, जो सुई बताती है इधर लेफ्ट राइट, है ना, दिशा बताता है जो नेविगेशन सिस्टम पूरा, तो उससे चलते हैं ये लोग। लेकिन धुंध है अगर, तो सामने कुछ रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो कैसे पता चलेगा कि उस तरफ बोट है, तो उस तरफ नहीं जाना वरना तुम टकरा जाओगे। तो रास्ता बताने के लिए, तूफानों में रास्ता बताने के लिए ये सिस्टम लॉन्च किया गया है, नेशनल रिवर ट्रैफिक नेविगेशन सिस्टम। और यहाँ पर आप देखोगे बहुत हर तरीके की सुरक्षा प्रोवाइड करवाई गई है। तो नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम याद रखना। और क्या है ये? तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको क्या किया है, बनाया, इसी के अंडर में आता है, ठीक है बच्चों, याद रखना।
इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जितना भी इस तरीके का इनलैंड जो अंदर का जो मार्ग होता है, पानी वाला मार्ग, उसमें जितनी भी सुरक्षा वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है या रख रखाव होता है, यही देखता है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यह प्रणाली ब्रह्मपुत्र नदी पर लागू किया गया है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, इसे IWAI द्वारा विकसित किया गया है, यानी कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जल परिवहन की निगरानी और टक्कर रोकथाम में मदद मिलेगी। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। Which city was declared the world's most polluted city in अक्टूबर 2024? ठीक है, ये देखिए 2025 में हम लोग 25 का जनवरी का पढ़ रहे हैं, तो 2024 का आप लोगों को जो रैंक जारी किया गया था उसके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अक्टूबर तक का पूरा। तो हेनोई, ठीक है, याद रखना, हेनोई 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 हेनोई। ठीक है, हेनोई। और AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर ये दिया गया है, हेनोई, AIR। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है बच्चों, एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर दिया गया है। हैनोई जो है ये दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर के रूप में गिना जा रहा है। और ये क्या है? वियतनाम की कैपिटल है। क्या है बच्चों? ये वियतनाम की कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल है। लेकिन अभी हमारा टॉप में जा रहा है दिल्ली। ठीक है, याद रखना, अभी हमारा टॉप में आप लोग देखोगे दिल्ली। ठीक है, याद रखना, दिल्ली। ठीक है, कई जगह पे आप लोगों को, ठीक है, इराक के भी एक दो शहर मिल जाएंगे, बट दिल्ली टॉप में है। चलिए, तो हैनोई वियतनाम की राजधानी है और ये सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। रैंकिंग के आधार की बात कर, रैंकिंग जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर जारी की गई है। वायु प्रदूषण मुख्यतः औद्योगिक और ट्रैफिक कारणों से बढ़ा है, ये इस शहर में बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा औद्योगिकरण हो रहा है, बहुत ज्यादा ये ट्रैफिक चल रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, धुआं छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी डाउन हो चुकी है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देख लेते हैं। विच कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया है आफ्टर नियरली अ डिकेड इन पावर? अभी देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर ने कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, इन्होंने रिजाइन कर दिया था, इनके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना, जस्टिन ट्रूडो ने यहाँ पर रिजाइन किया। देखिए, अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन के बारे में ज्यादा आप लोगों को सवाल नहीं आते हैं, और आते भी है ना, तो आप लोगों को बस यही बताना है कि किसने रिजाइन किया है, ठीक है, और कौन अपॉइंट हुआ है। इस तरीके के भी सवाल, इस तरीके के ही आप लोगों को सवाल पूछे जाते हैं इंटरनेशनल लेवल के, अगर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखोगे कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने रिजाइन कर दिया। एक बहुत ही, हालांकि इनको पहले से अंदेशा हो गया था कि भाई इनकी सरकार अब नहीं आने वाली है, इसकी वजह से इन्होंने पहले से ही रिजाइन कर दिया है। ठीक है, याद रखना। तो लिबरल पार्टी के नेता रहे, और ओटावा आप लोग देखोगे कनाडा की राजधानी, और 2015 से ही ये प्रधानमंत्री के पद पे बने हुए थे। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं अगला। हु वॉज शिंगेमी फुकाहोरी? शिंगेमी फुकाहोरी कौन है? शिंगेमी फुकाहोरी कौन है? तो देखो बच्चों, शिंगेमी फुकाहोरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। ये ओल्डेस्ट सर्वाइवर है नागासाकी के, ओल्डेस्ट सर्वाइवर है नागासाकी के। आप सभी को पता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है बच्चों, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है बच्चों, तो 1945 में, ठीक है, यूएस ने दो जगह बॉम्ब गिराए थे जापान के। एक था आपका हिरोशिमा, एक था आपका हिरोशिमा, और दूसरा था आपके पास नागासाकी। ठीक है बच्चों, हिरोशिमा और नागासाकी। तो हिरोशिमा और नागासाकी दो शहरों पे, तो जो नागासाकी था ना, ये नागासाकी के सबसे बड़े, ठीक है, सबसे सबसे पुराने पुराने सर्वाइवर थे। ठीक है बच्चों, याद रखना, सबसे पुराने सर्वाइवर हैं। ठीक है, याद रखना। तो ये इनकी अभी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए न्यूज में है। तो आप देखना, शिकेमी फुकाहोरी कौन थे? तो शिकेमी फुकाहोरी नागासाकी का जो अटॉमिक बॉम्ब अटैक किया गया था, एटॉम बॉम्ब से, तो उसका सबसे आखिरी सर्वाइवर के रूप में ये जाने जाते हैं। जब ये बच गए, तो इन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि यार दुनिया में शांति होनी चाहिए, तो इन्होंने शांति का रास्ता अपनाया और पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने लगे, मतलब कि एक एक्टिविस्ट बन गए, एक सोशल सर्विस करने लगे। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो 1945 में अमेरिका के नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। वे शांति और परमाणु निरस्त्रीकरण के समर्थक रहे। हिरोशिमा और नागासाकी पर हमले द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर हुए, तो मैं आपको सारा बता ही चुका हूं। चलिए, वेयर वॉज द इंडिया फर्स्ट कोस्टल बर्ड सेंसस कंडक्टेड? भारत का पहला तटीय पक्षी गणना कहाँ आयोजित किया गया है? याद रखना, भारत का पहला तटीय। अब पक्षी गणना क्या होता है बच्चों? पक्षी गणना क्या होता है? पक्षी का गणना क्या होता है? सेंसस, यानी कि जनगणना का मतलब क्या होता है? आदमियों की गणना, हम अपनी पॉपुलेशन देखते हैं ना, वैसे ही पक्षियों की पॉपुलेशन, ठीक है, वैसे ही पक्षी
पक्षियों की जनसंख्या, ठीक है, याद रखना। पक्षियों की संख्या, संख्या कितनी है, ठीक है, कहाँ है, और प्रजातियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये सभी के बारे में पता लगाने के लिए पक्षी गणना की जाती है, यानी कि पक्षियों का सेंसस किया जाता है। तो भारत का पहला ऐसा पक्षी सेंसस कौन सा तटीय इलाके में किया गया है, तो जामनगर गुजरात, ठीक है, जामनगर गुजरात में किया गया है, ठीक है, याद रखना। और जामनगर गुजरात में भाई कहीं तो किया गया होगा ना, पूरे जामनगर में तो नहीं किया गया होगा। तो मरीन नेशनल पार्क, याद रखना कौन सा, तो मरीन नेशनल पार्क, मरीन राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क में किया गया है, ठीक है बच्चों, याद रखना। मरीन नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे हमको ये पता चल जाएगा पक्षियों की संख्या कितनी है, और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एरिया में कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, कितनी प्रजातियां हैं, कितनी प्रजातियां जो पक्षियों के जो प्रवासी हैं, यानी कि दूसरे देशों से उड़ करके आती हैं मौसम बदलने पे, और फिर वहीं चली जाती हैं वापस उड़ के मौसम बदलने पे, तमाम तरीके की चीजें आप लोगों को पता चल जाती है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। Who was appointed as the CEO of दिल्ली वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड। तो पहले देखेंगे वक्फ वक्फ बोर्ड है क्या, वक्फ बोर्ड है क्या। देखिए बच्चों, मुस्लिम जो लोग होते हैं, मुस्लिम समुदाय होते हैं ना, ठीक है, मुस्लिम समुदाय, याद रखना मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम समुदाय जो है, तो मुस्लिम समुदाय के जो जितने भी लोग हैं, अगर अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर देते हैं, दान कर देते हैं, किसको, चर्च को, नॉट चर्च को, ठीक है, मस्जिद को दान कर देते हैं, ये लोग अपनी संपत्ति को दान कर देते हैं। क्या दान कर देते हैं, संपत्ति, संपत्ति को दान कर देते हैं, ठीक है, किसको, तो मस्जिद को दान कर देते हैं, मस्जिद को, या फिर किसी भी मतलब एक ग्रुप है, ठीक है, उसे ही हम लोग वक्फ बोर्ड कहते हैं, ठीक है, मस्जिद को दान कर देते हैं। तो ये जो मस्जिद को जो दान किया जाता है ना प्रॉपर्टी, इसको हम लोग मैनेज करने के लिए एक वक्फ बोर्ड, ठीक है बच्चों, याद रखना वक्फ बोर्ड बनाया गया है, वक्फ बोर्ड बनाया गया है, ठीक है बच्चों, याद रखना वक्फ बोर्ड बनाया गया है। और ये वक्फ बोर्ड कब बनाया गया था, तो 1954 में बनाया गया था, 1954 में बनाया गया था, ताकि इस तरीके की प्रॉपर्टी को मैनेज किया जा सके। देखा जाए कि लोग भैया समाज सेवा के लिए देते हैं ना, ठीक है, ह्यूमैनिटी के लिए देते हैं, ठीक है, इंसानियत के लिए देते हैं ना भाई, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इंसानियत के लिए किया भी जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ठीक है बच्चे, याद रखना आप लोग। तो 2025 में दिल्ली वक्फ बोर्ड का सीईओ किसे नियुक्त किया गया, तो याद रखना आप लोग अजीमुल हक, अजीमुल हक को किया गया। दिल्ली वक्फ बोर्ड अल्पसंख्यक संपत्तियों का प्रबंधन करता है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, यह वक्फ एक्ट के अंतर्गत कार्य करता है। वक्फ कौन सा, तो 1954, ठीक है, 1954। इसके पहले भी आया था, चलिए शुरू से मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है, 1913 में आया था पहला, फिर 1923 में, उसके बाद देखोगे फिर आजादी के बाद 1954 में, ठीक है, 1995 में, ठीक है, 1995 में, 2013 में, उसके बाद देखोगे अभी 2025 में इस पे बड़ा ही बवाल चल रहा था, ठीक है, कि अब इसमें मैनेजमेंट तो प्रॉपर्टी का हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मेंबर हिंदू भी रखा जाएगा ये इसके मैनेजमेंट में, ताकि इसका मिसयूज ना हो पाए, ठीक है बच्चों। अभी देखिए बवाल तो चल ही रहा है, क्या करते हैं, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर में आता है, कौन, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर में आता है, ठीक है बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर में आता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारी की सारी चीजें ये आप लोगों के सामने है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब देखते हैं यहाँ पे, What position did डॉक्टर वी नारायणन अज्यूम। अभी देखिए, अभी तो खैर ये न्यूज पुरानी होगी, लेकिन जनवरी 2025 में, ठीक है, वी नारायणन सर जो हैं, ठीक है, इसरो, वी नारायणन जो सर हैं, ठीक है, इसरो के कौन सा पद संभाला था, तो जाहिर सी बात है भैया, इसरो के चीफ और स्पेस सेक्रेटरी का पद संभाला था, इसरो के चीफ और स्पेस सेक्रेटरी का पद इन्होंने संभाला था। इसरो की बात कर लेते हैं तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सभी जानते हैं इसको हम लोग, तो ये 1969 में बनाया गया था, और इसका हाल ही में अभी जो प्रोजेक्ट है वो गगनयान प्रोजेक्ट है, ठीक है बच्चों, याद रखना गगनयान प्रोजेक्ट है, गगनयान प्रोजेक्ट अभी शुरुआत की गई है। अभी मार्च में पहला गगनयान प्रोजेक्ट भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, और ये भारत का पहला, ये भारत का पहला पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगा, ह्यूमन, ठीक है, याद रखना ह्यूमन, ह्यूमन यानी कि इसमें पहली बार कोई भारतीय जाएगा। ऐसा नहीं है कि कल्पना चावला वगैरह गए, नहीं, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स सब भारतीय थे, लेकिन इनको नासा ने भेजा था, इसरो पहली बार भेजेगा अब गगनयान प्रोजेक्ट, याद रख लेना। और ये चंद्रयान से कंफ्यूज मत होना, चंद्रयान अलग है और ये गगनयान अलग है। तो गगनयान अभी भेजा जा रहा है, इसमें एक रोबोट भेजी जा रही है, रोबोट का नाम क्या है बच्चों, व्योमित्रा, व्योमित्रा। अगर ये रोबोट जिंदा वापस आ गई तो 2027 तक में भेजा जाएगा 3
लोगों को भेजा जाएगा इसमें, ठीक है, 3 लोगों का एक मिशन है, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो अभी इसरो का ये अभी इंपॉर्टेंट मिशन चल रहा है, ठीक है। चलिए अभी आप लोग देखोगे कि व्हाट वाज द न्यू नेम गिवन टू द आरआरटीएस कॉरिडोर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, आरआरटीएस का मतलब क्या होता है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये नाम रखा गया था। तो इस सिस्टम को नाम क्या दिया गया, जो ट्रेन है ना, ट्रेन चलाई गई है, उसी का सिस्टम है बच्चों, ठीक है। तो नमो भारत, क्या, नमो भारत सिस्टम, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो याद रखना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इसके बारे में बहुत सारी चीजें। तो वही ये चीज है, उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। तो ये हाई स्पीड रेल सेवा है, अधिकतम गति इसकी 160 किलोमीटर, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। और ये कहां से कहां तक चलाई गई, तो दिल्ली से लेकर के मेरठ के बीच में, ठीक है बच्चों, मेरठ के बीच में 82 किलोमीटर का एक आपको देखोगे पूरा सिस्टम दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है बच्चे। चलिए तो अगला, मार्टिन गुप्तिल किस देश के क्रिकेटर थे जिन्होंने 2025 में संन्यास ले लिया है, तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे जिन्होंने संन्यास लिया है। अब ये बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, क्योंकि इन्होंने, आप देखोगे, डबल सेंचुरी तो लगाया ही है नो डाउट, लेकिन विश्व कप में लगाया भाई साहब, विश्व कप में डबल सेंचुरी लगा करके इन्होंने अपना रिकॉर्ड स्थापित किया है, ठीक है। तो ये ओपनर बल्लेबाज रहे हैं न्यूजीलैंड के, और डबल सेंचुरी विश्व कप में इन्होंने 2015 के लगाया था। क्लियर पॉइंट। न्यूजीलैंड की राजधानी की बात कर लें तो वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, ठीक है बच्चे। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन दोस्तों। आई होप आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे और आप लोगों ने रिवीजन किया होगा। देखो बच्चे, ये सेशन जो थोड़ा फास्ट ट्रैक चलेगा, और कल से और ज्यादा सवाल आएंगे, और भी बहुत ज्यादा सवाल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, और आप लोग सारे के सारे सवालों को लिखोगे और रिवीजन के तौर पे देखोगे। ये इस तरीके से श्याम सर ने पूरा आपका प्रारूप तैयार किया है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है, कि अगर आप इस ब्लूप्रिंट को सिर्फ फॉलो करते चले गए, तो आप देखना 72nd जो बीपीएससी होगा, वहां तक पहुंचते पहुंचते आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी होगी। तो कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के और भी शानदार करंट अफेयर के सवालों के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।